Jai Hind everyone, welcome back to Doon Offices Academy online sessions and हम शुरू करेंगे आज different number, you can say different number of pronouns. For an example, we are starting from demonstrative pronoun. तो यानी कि हमारा आज का heading पहले है demonstrative pronoun. ठीक है जी. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ना, उसको इंडिकेट करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप इंडिकेट करते हो, उसके बारे में बताते हो. बिकॉज इफ आई पिक दिस पर्टिकुलर टर्म डिमॉन्स्ट्रेटिव, सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ निकनेम फ्रॉम इट, सो आई विल टेक इट एज अ डेमो. है ना, डेमो कैन बी द निकनेम फॉर इट. एंड डेमो का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज़ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देना, एक चीज़ को इंडिकेट करना कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, और समथिंग लाइक दैट. वर्ड वी आर इंक्लूडिंग. सो लेट्स गो फ्रॉम अ बेसिक टू एन एडवांस वन. पहले बेसिक देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या क्या आता है, जिसे पता है इट्स रियली नाइस. हम एडवांस में फिर मेन कंसेप्ट भी इसके देखने वाले हैं. ठीक है, शुरू करेंगे बेसिक से. सबसे बेसिक में आपके पास चार चीज़ें आती हैं. दिस, दैट, दीज, दोस. ये चार ऐसे टर्म्स हैं आई गेस जो हर दिन हमारी स्पीकिंग में, हमारी जनरल राइटिंग में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस का भी इस्तेमाल होता है, डाट का भी इस्तेमाल होता है, दीज का भी होता है, एंड दोस का भी होता है. दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी आर इंक्लूडिंग इन आवर डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन, राइट? सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? दिस, दैट, दीज, दोस में एक मेजर जो डिफरेंस आता है, वो मेजर डिफरेंस क्या है? तो दिस और दैट में देखो मेजर डिफरेंस ना, पहले तो इनकी पेयर बना लेते हैं. ठीक है, दिस और दैट का एक पेयर होता है, दीज और दोस का एक पेयर है. दिस और दैट में जो कॉमन थिंग है वो ये कि दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे जब हमारे स्टेटमेंट जो है वो सिंगुलर सेंस कैरी कर रहा है. जब मैंने दीज और दोस की बात करी, यहाँ पे मैंने बात करी प्लूरल सेंस की, यानी कि ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा. सो टू थिंग्स आर क्लियर दैट दिस एंड दैट इज अ पेयर दैट इज वर्किंग विद अ सिंगुलर सेंस, एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट दीज एंड दोस देन इट वर्क्स विद प्लूरल वन. अब यहाँ पे अंतर क्या है सिंगुलर और प्लूरल का, तो मुझे समझ में आ गया. दिस होता है ना, दिस होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, दैट होता है फार के लिए, दीज होता है नियर के लिए, दोज होता है फार के लिए. ठीक है, सो एक सिंपल सी चीज़ मेरे समझ में आ गई कि भाई बेसिक डिफरेंस यही है. एंड अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, तो मान लीजिए आई वॉन्ट अ नोटबुक फ्रॉम यू. ठीक है, आई वॉन्ट अ नोटबुक आई सेड. तो मैंने ऐसे ही बोल दिया प्लीज पास दिस नोटबुक. तो आई विल यूज दिस टू इंडिकेट द नाउन दैट इज नोटबुक. मैंने क्या यूज किया? दिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, डिमॉन्स्ट्रेटिव का इस्तेमाल किया टू इंडिकेट दैट नाउन कि भाई प्लीज पास दिस नोटबुक. तो इट वॉज नियर टू मी, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो पास है. मैंने बोला दिस नोटबुक. सेम डिस्टेंस दूर हो गया, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मैंने बोला प्लीज़ पास दैट नोटबुक. दिस इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. यही वो डिफरेंस है और इसी के बारे में हमें समझना होता है. ठीक है, कि भाई प्लीज़ पास दिस नोटबुक, प्लीज़ पास दैट नोटबुक, यानी नियर हुआ तो दिस आ गया, दूर हुआ तो दैट आ गया. सेम कंडीशन प्लूरल में कन्वर्जन हो गया इसका कि भाई नोटबुक्स रखी हैं, मैंने बोला प्लीज़ पास दीज नोटबुक्स, मतलब प्लीज़ पास दोज नोटबुक्स. तो यानी हमें सिंपल इतना समझना है कि भाई दीज आर द पेयर. एक सिंगुलर नाउन का पेयर होता है, एक प्लूरल का होता है, बट डिफरेंस मेजर वही है कि नियर और फार का गेम कर. चलिए, सो नाउ एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एडवांस कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, देखो इंग्लिश में ना जितने कंपैरिजन वाले, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट एंड इट कैरी अ डिफरेंट वेटेज. सो हियर इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रूल फॉर अस. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट कंपैरिजन.
फिर कंपैरिजन किया जाएगा जब, तो हमेशा सेम स्टेट में किया जाएगा। देखिए हमने ना अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था पर्सनल एंड पॉसेसिव प्रोनाउन को, है ना। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया पर्सनल एंड पॉसेसिव प्रोनाउन को, और उसमें हमने बात करी कि भाई कंपैरिजन सेम केसेस में किया जाएगा, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ। दिस वाज द बेसिक थिंग। यहाँ जब मैं आ गई तो मैंने कंपैरिजन की बात करी है सेम स्टेट पे, यानी कि सेम चीज़ों में कंपेयर होगा। अभी तक हम केस की बात कर रहे थे, अब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। किसी चीज़ की जब मैं बात करती हूँ तो मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग समवन्स इंटेलिजेंस तो आई मस्ट कंपेयर इट विद इंटेलिजेंस ओनली, है ना। इफ आई एम कंपेयरिंग एनी कलर तो आई नीड टू कंपेयर दैट थिंग विद द कलर इटसेल्फ। If I am comparing a shirt, I need to compare it with a shirt only. I cannot compare it with any other form of dress. तो यानी कहने का मतलब है कि भाई जैसे कई लोग होते हैं ना कि मान लीजिए एक नॉर्मली आपके पास नेबर से कोई आंटी वगैरह आ गए, बिकॉज इट जनरली हैपेंस, यू कैन रिलेट इट अ लॉट, ठीक है। और उन्होंने बोला भाई इस लड़के की जो हाइट है बिल्कुल पोल जैसे लंबा हो रहा है ना। तो इज इट लॉजिकल? कैन समवन बी दैट मच हाइटेड? नो, अ बिग नो टू दैट, है ना। तो यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लॉजिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है एंड वो सेंसलेस है। ग्रामर कहता है कि कंपैरिजन जब आप करते हैं तो इट शुड बी इन अ सेम स्टेट, शुड हैपन इन अ सेम स्टेट, शुड बी मेड इन अ सेम स्टेट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि सेम चीज़ों में ही आप कंपेयर करोगे। अब देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा, The environment of Dehradun is better than Delhi. मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे पिक किया, द एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दिल्ली, ठीक है। सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे अब ऐसे गुस्सा मत होना, जो भी दिल्ली वाले होंगे, इस जैसा न स्टेटमेंट है ना, बताना पड़ता है वही। सो यहाँ पे जब मैंने बात करी कि द एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून इज़ बेटर दैन दिल्ली, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर मेकिंग ए कंपेरिजन। द एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून इज़ बेटर दैन दिल्ली। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई मैम ने मार्किंग कर दी है, कुछ तो गलत लग रहा है, ऐसा कुछ है। आधों को अगर सही भी लग रहा है, आधों को गलत भी लग रहा है, वट एवर इट इज, बिकॉज आई कैन नॉट सी यू इन दैट वे, बट येस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। वाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट? वी हैव अ प्रूविंग फॉर दैट कि भाई द एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून, यहाँ पे मुझे क्लियर है कि मैं देहरादून की किसकी बात कर रही हूँ, तो भाई मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर? मैं देहरादून के किसकी बात कर रही हूँ, तो भाई देहरादून के एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, जो भी आसपास का वातावरण है उसकी बात कर रही हूँ। बट जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट को पिक करा और मैंने बोला कि इज़ बेटर दैन दिल्ली, ठीक है, सेकंड मैंने स्टेटमेंट को पिक करा है और मैंने बोला कि भाई इज़ बेटर दैन दिल्ली, तो दिल्ली के क्या, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सोचने वाला है कि भाई दिल्ली का किससे, इन्वायरमेंट से, तो कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं इन्वायरमेंट ऑफ देहरादून बोल रही हूँ तो मैं दो तरीके से स्टेटमेंट को मुझे सही करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कैसे सही करने की ज़रूरत पड़ जाएगी? तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी कि आइदर आई नीड टू इंड्यूस, आइदर आई नीड टू राइट द एनवायरमेंट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन द एनवायरमेंट ऑफ दिल्ली। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन वी डू हैव, ठीक है, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ एक सिमिलर कंपैरिजन चाहिए ना। मेरे को पता नहीं चल रहा है अभी मेरा स्टेटमेंट यहाँ तक तो बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है। सो एक सिंपल सा फॉर्म हमने कैरी कर लिया कि भाई इन द फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला द एनवायरनमेंट ऑफ देहरादून, और भाई अच्छा है किससे, दिल्ली के एनवायरनमेंट से ही होगा। तो दैन के बाद आप लगा सकते हो डेट ऑफ, ये है। और ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि चाहे आपका एनडी एग्जामिनेशन हो, सीरियस एग्जामिनेशन हो, इवन इन एनी अदर एग्जामिनेशन दैट यू आर अपियरिंग फॉर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज कई बार वो प्राइस को कंपेयर करता है, कई बार टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, बट कंपेरिजन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, अगर आप देखेंगे, जिसमें वो उसने ड्रेस के प्राइस को कंपेयर किया है, बट वो क्या करता है कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा, जैसे कि मैंने दिया हुआ था
डेट ऑफ उसमें आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होगा तो कैसे करोगे। सेम सा लॉजिक है। एंड अगर सिंगुलर सेंस में स्टेटमेंट चल रहा है तो वहाँ पे डेट ऑफ आ जाएगा, प्लूरल सेंस में चल रहा है तो आप दीज दोज जो भी है उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली डैट और दो से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 को समझते हैं, ये भी बहुत अच्छा रूल है। यहाँ पे रूल नंबर 2 कह रहा है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स connects with and use this, the second one, and that for the first one. देखो, जब भी दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सिंगुलर नाउन, देखो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है एंड के थ्रू। तो उस कंडीशन में वो बोल रहा है कि जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसको आगे चल के जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे तो डैट से करोगे, दूसरे वाले को दिस से करोगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखते तब हो जाएगा। दो सिंगुलर नाउन ले लेते हैं सबसे पहले। See, pen and notebook are both useful materials. दोनों यूजफुल मटेरियल है। यहाँ पे आप देखोगे पेन मेरा सब्जेक्ट 1 है, नोटबुक मेरा सब्जेक्ट 2 है, दोनों ही यूजफुल मटेरियल्स हैं। दिस इज यूज टू राइट ऑन एंड that is used to write। तो एक तरीके से समझ सकते हो बहुत इजीली, पेन एंड नोटबुक आर बोथ यूजफुल मटेरियल्स। दिस इज यूज टू राइट ऑन, यानी कि ये यूज होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, यानी कॉपी के ऊपर ही लिखते हो भाई। लिखते किससे हो? तो पेन से लिखते हो। तो मैंने सिंपल, आपने सिंपल यहाँ समझना है कि जब मैंने दिस का इस्तेमाल किया, तो दिस किसके लिए है? सेकेंड सब्जेक्ट के लिए, राइट। और डैट का किया, डैट इज यूज टू राइट, तो भाई पेन का। अब मुझे ये दिस दैट कैसे पता है? क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, मेरे को कंसेप्ट क्लियर है कि भाई कंसेप्ट मेरा ये कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट किया जाता है ना एंड के द्वारा, तो हम पहले वाले के लिए क्या करेंगे? डैट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाले के लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका है, ठीक है। इसके बेसिस पे जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, देखो दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर, दोनों में आ सकता है। और जो ये वाला है ना, वो तो सेंटेंस कंप्लीशन में भी आता है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन में नॉर्मली दे देगा दीज दोज या दीज या दोज आएगा, कि दोज दिस पहले आएगा, या फिर दिस दैट आएगा, या डैट दिस आएगा। वो 4 ऑप्शन यही देता है, ठीक। अब इसमें अगर मुझे ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैं इजीली कर लूँगी। ये होगा सिंगुलर नाउन के केस में। जहाँ प्लूरल नाउन हो जाए तो कुछ नहीं करना। अगर नाउन मेरा प्लूरल हो गया तो जो ये है ना, दिस सेकेंड वन के लिए, तो यानी कि दीज हो जाएगा सेकेंड के लिए, दोज हो जाएगा फर्स्ट के लिए। सैम्पल, इतना सा काम आपने करना है, इतना सा आपने समझना है। मुझे ये दोनों कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैं बहुत इजीली आगे के भी ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। फाइन, 2 रूल्स किए डिमॉन्स्ट्रेटिव में, यही 2 इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझ लिया, एडवांस समझ लिया। आई होप आपको भी क्लियर ये हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल को लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की ना, तो जो ये टर्म है रेसिप्रोकल, इसका मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो इट इज डिफरेंट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज डिफरेंट एंड रेसिप्रोकल एज अ टर्म इज डिफरेंट। तो हम पहले, अगर मैं एज अ टर्म आपको थोड़ा सा बता दूं, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है। हम बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम फेसबुक पे बात करते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। सो ये वैसा है। अगर मैं बोलूँ कि अ रिलेशनशिप शुड बी रेसिप्रोकल, फॉर नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है बातों को, जो भी मैं बात कर रही हूँ, वट एवर इट इज, वी आर रेसिप्रोकेटिंग इट,
हम उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। यानी कि मैंने एक कुछ चीज़ बोली और मैंने बोला भाई इस चीज़ को, ये जो बात है, ठीक है, कोई भी बात हो सकती है वो, तो अब मैंने बोल दिया कि भाई हमें आपस में ये चीज़ करनी चाहिए या फिर एक दूसरे के साथ एक चीज़ करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आपने बात को रेसिप्रोकेट किया है एक दूसरे की तरफ, इसका काम कौन कर रहा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कर रहा है, ठीक है, बातों को जोड़ रहा है। अब वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग मैंने कहा था, तो बोरिंग नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल और केवल दो ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है एज सच। आपको बस सिंपली दो चीज़ें समझनी है, अगर आपने वो समझ ली, नॉर्मली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन उससे ही होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो चीज़ें, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, वी हैव टू थिंग्स, ईच अदर एंड वन अनदर, दो चीज़ें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अब ईच अदर का मतलब क्या हो गया? ईच अदर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ईच अदर जो है आपका वो इस्तेमाल होता है फॉर टू, बिल्कुल सही, यानी कि फॉर टू पीपल। ईच अदर का इस्तेमाल हम करेंगे दो लोगों के लिए, ठीक है, जब भी हम दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट देखेंगे इसमें। वन अनदर की जब मैंने बात करी ना, तो मैं बात करूंगी मोर देन टू, ठीक है, यानी कि ये दो भाई हैं यार, ईच अदर एंड वन अनदर, और इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब मैंने ईच अदर के बारे में बोला तो मैं नॉर्मल जनरल सा बात कर रही हूँ कि भाई आपस में, तो जैसे कि वी शुड टॉक विद ईच अदर, वी शुड डिस्कस दिस थिंग विद ईच अदर, ठीक है, वी शुड लाइक हम बोल सकते हैं वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ईच अदर, व्हाट एवर, कुछ भी। तो जब आपने आपस में बात करी, दो लोगों की बात कर रहे हो, यस यू कैन यूज ईच अदर इन दैट केस। When you are just moving forward and you are speaking about number of people there, बहुत सारे लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा वो चीज़ more than two, that is one another. We should try to maintain peace and harmony among one another. This is a very good statement, है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने बोला one another, ठीक, why? क्योंकि मैंने बात करी है more than two में, मैंने बोल दिया कि 6 students are trying to solve this question among one another, या you should distribute these chocolates among one another। आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। When the number is more than 2, you should imply one another in that case, there is no such confusion left for it, ठीक है। दो ही चीज़ें, each other, one another, एक दो के लिए, एक दो से ज़्यादा के लिए, सिंपल सा था, इतने से में ख़त्म भी हो गया। आप दो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे लुक गुड विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वी शुड नॉट हार्म वन अनदर, वी शुड नॉट हर्ट वन अनदर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट। मैंने पहले भी कहा था दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर्सनल इंडेफिनिट। बात करिए, इंडेफिनिट इज अ वर्ड, क्या बताता है? देखो, जब मैंने इंडेफिनिट बोला तो समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को अगर समझना है, किसी के बारे में भी समझना है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर नेम फॉर इट। मैंने बोला इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, यानी प्रोनाउन दैट वी आर यूजिंग इन विच द जेंडर इट्स नॉट स्पेसिफिकली जस्टिफाइड, ठीक है, यानी वो प्रोनाउंस जो हम इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिकली हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की बात उसमें नहीं कर रहे हैं, यानी हमें नहीं बताया गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जेंडर्स में नहीं पहुंच जाना, ये कुछ थोड़ा सा अलग है। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 तरीके से पढ़ते हैं, आप वैसे कंपाइल करके पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल हम 3 तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। पर्सन का केस, थिंग का केस एंड सम अदर नाउन्स, ठीक है, यानी कि पहले तो सबसे पहला आ गया पर्सन का केस कौन सा होता है, थिंग का केस कौन सा होता है, लास्ट में आ गया कि भाई सर्टेन इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं। तो जब आपने सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन का केस, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम बाद में इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन के केस में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम आगे कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं?
तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम पर्सन के केस में इस्तेमाल करते ही है वो होता है एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody. ये यानी कि देर आर 8 indefinite pronouns in the case of person that we are using. ठीक है, अब उसमें कौन कौन से हैं? उसमें everyone, someone, no one, anyone. ये तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसी को बड़ी में चेंज कर दो. शॉर्ट ट्रिक अगर जानना चाहोगे तो वन और बड़ी वाले जो होते हैं नॉर्मली वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना. सिंपल हो गया. तो 8 ही है. अब देखो इसको मैंने इसलिए बोला था कि जहाँ हम स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ. इफ़ आई एंटर द क्लास एंड उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया एंड मैंने बोला कि भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर मैंने बोला जय हिंद एवरीवन जैसे मैं बोलती हूँ, तो वहाँ मैंने सभी की बात करी. आई एम नॉट लाइक biasing anyone here. I'm not saying कि मैं सिर्फ लड़कियों को बोल रही हूँ कि भाई जय हिंद एवरीवन एंड आई मीन गर्ल्स. नो, अगर ऐसा होता तो मैं बोलती बॉयज़ और या फिर मैं बोलती गर्ल्स, राइट. सो इफ़ आई एम स्पेसिफाइंग कि भाई गुड मॉर्निंग बॉयज़, मान लो 6-7 जने खड़े हैं, मैंने गुड मॉर्निंग बॉयज़, 6-7 लड़के हैं, सो समझ जाओगे ना कौन किसकी बात हो रही है. मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग गर्ल्स, समझ जाओगे किसकी बात हो रही है. यहाँ अगर मैं बोलूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट गर्ल्स, आई एम स्पीकिंग अबाउट बॉयज़. आई एम इंक्लूडिंग everyone, यानी कि कंपाइलिंग everyone आउट देयर. ठीक, इसी वजह से जब मेरे स्टेटमेंट में इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन के केस का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ भी everyone, someone, no one कुछ भी अगर इस्तेमाल हुआ होगा, तो आगे जाके हम कौन से प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे ये आपने सोचना है. ठीक है, यानी अगर इनमें से कोई वर्ड है तो हम आगे किसका इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे ही, him, his. यानी प्रेफरेंस जो है ना वो चले जाएगी मस्कुलाइन जेंडर की तरफ. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी प्रेफरेंस को रखेंगे मस्कुलाइन जेंडर पे. ये बहुत लाइट चीज़ है और इवन फिर भी जो है ना क्वेश्चन को गलत करवा देती है. कैसे? अगर सेंटेंस कंप्लीशन में उसने बोल दिया एवरीवन is doing dash work, इसमें पता है वो क्या क्वेश्चन देगा? their work, his और her या his, इस तरीके से. अब आपको तो पता है तो आपने बोल दिया his, बट जिसे नहीं पता वो क्या करेंगे कि everyone is doing their work, जिसे बोलते भी हैं, या फिर his और her work. But no, if everyone is arriving, that means we are giving preference to masculine gender and we have to use a pronoun based on that. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया कि भाई everyone is doing his work, everyone should do his duty is a question, it was asked. ये क्वेश्चन है जो बनता है एंड इवन पहले भी पूछा जा चुका है. तो वी शुड नो कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कहाँ से उस पर वेटेज आ रही है. तो आपको ये वाला पता होना चाहिए. इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन का केस है, इनमें से कुछ भी लग रहा है, आगे नॉर्मल प्रेफरेंस मस्कुलाइन जेंडर की होगी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी में के साथ. अगर दो वर्ड लग जाए जैसे कि एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, हैज देयर ओन टेस्ट और प्रेफरेंसेस. ये क्वेश्चन है कि एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ देयर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. नाउ इन दिस केस मुझे ये बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है? गलत है. क्यों गलत है? कि भाई एवरी लग रहा है तो हिज होना चाहिए. सी देयर इज अ लॉजिक. एवरीवन और एवरीबॉडी में मैंने बताया था, यहाँ जब एवरी आया तो मैन भी आया और एवरी आया तो वुमेन भी आया. जब दोनों जेंडर स्पेसिफाई करेगा ना तो देयर जो है ये है तो गलती, लेकिन इसकी जगह आएगा हिज और हर, यानी दोनों का इस्तेमाल करेंगे. वहाँ आपके स्टेटमेंट में होगा एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ हिज और हर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. दिस
should be the statement that we need to follow. यानी अगर every के साथ दोनों genders को follow किया जा रहा है तो जो हमारा pronoun होगा ना वो भी दोनों gender के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा. सिंपल, सिर्फ इतना सा है. ये मैंने अपार्ट उसके बता दिया आपको. हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन का केस कर रहे थे तो एक चीज़ मेरे दिमाग में हिट करी क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था कि एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ देयर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो वहाँ पे हैज़ हिज और हर होना चाहिए था. एरर का क्वेश्चन था. प्रोनाउन किसका केस किया? पर्सन का. अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन थिंग का केस देखते हैं. और उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन आगे इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी देखते हैं. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग. अब ये डिफरेंस तो सबको पता होगा. एवरीथिंग यानी सब कुछ, समथिंग यानी कुछ, एनीथिंग कुछ भी, और नथिंग कुछ नहीं. तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं यानी जो भी चीज़ें रिलेट करती है. देखो सीधी सी बात है, जहाँ थिंग लग गया वो किसी चीज़ को डिनोट कर रही है. नॉन लिविंग की बात हम कर रहे हैं. तो इंडेफिनिट प्रोनाउन थिंग के लिए तो ये है. इसके लिए प्रोनाउन कौन सा होता है? तो देखो न्यूटर जेंडर होगा, है ना. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग की बात की, हम इट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इट्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सिम्बलाइज करेंगे इट एपोस्ट्रोफी एस, वो तो आपको होता ही है, लेकिन नॉर्मल इट और इट्स का करते हैं. यानी प्रेफरेंस न्यूटर जेंडर के पास होती है. जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन थिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस जो रखेंगे अपनी वो रखेंगे न्यूटर जेंडर पे. क्लियर है? एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू. एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू. हर किसी चीज़ की अपनी की एक वैल्यू होती है. ठीक है, तो मैंने बोला एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू. यहाँ पे मैंने इट्स का इस्तेमाल किया तो इट्स ही आएगा. ठीक है, ऐसे ये बहुत ज़्यादा सिंपल था कि जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन थिंग का केस इस्तेमाल करेंगे प्लीज़ आपने वहाँ पे क्या इम्प्लाई करना है? न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन इम्प्लाई करना है. लास्ट पार्ट देखते हैं इसका. नोट करके आप इसको लिख सकते हैं. इसमें हो जाएगा कि देयर आर सर्टेन इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट we use like some, few, many, one, none, all, etc. ये कुछ आपके जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनका हम क्या करते हैं, तो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. और इसमें भी हमें पता नहीं चलता कि हम बात किसकी कर रहे हैं. इसमें आपका बोथ भी आ सकता है, ऑल भी आ सकता है, सारे के सारे. बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इवन देयर आई एम नॉट स्पेसिफाइंग. ठीक है, वो भी सभी के बारे में बात करेगा. इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि भाई ये करना क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वन को पिक करते हैं. ये जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना यहाँ पे वन, ONE, वन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चन देगा वन शुड डू his work. सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, वन शुड डू हिज वर्क. इज इट राइट कि वन शुड डू, वही एक को ना किसी को जो भी है अपना काम करना चाहिए, तो वन शुड डू हिज वर्क. तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे आ गया हिज. सही है. हमने भी बात की थी ना एवरीवन समवन में वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू हूम, वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू मस्कुलाइन जेंडर. बट हियर वी आर नॉट इम्प्लाइंग दैट रूल. यानी वन को मैंने कंसीडर किया इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन के साथ क्या आया? मस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन. लेकिन ये गलत है. वन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हमेशा खुद को रिपीट करता है. इट रिपीट्स इटसेल्फ ओनली. ये है कंसेप्ट. इट रिपीट्स इटसेल्फ ओनली एंड इट शुड बी वन शुड डू वंस वर्क. One should do one's work, one should concentrate over one's life, one should do his work oneself. यानी वन अपने साथ अपना ही प्रोनाउन लेगा, अपना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा. ये खुद को ही रिपीट करता है आपके स्टेटमेंट में. सो इफ एनी टाइम if a question has been asked to you, if it is in sentence improvement or an error, sentence completion,
जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वन इज अ प्रोनाउन दैट रिपीट्स, ठीक है, वो अपने साथ बाकी किसी प्रोनाउन को नहीं लेता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक था। तो हमने 3 चीज़ें कवर कर ली इसके साथ, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, रेसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट। इंडेफिनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिए। तो तीनों के तीनों कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। टोटल 5 वी हैव डन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर 3 मोर एंड देन विल बी डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। सो आई होप तीनों के तीनों जो आपके प्रोनाउंस मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आए होंगे। इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच।